मैं जी सी बुंदेला मथुरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अब से पहले अपन ने जितनी भी वीडियोस देखी, उन वीडियोस में अपन ने जितने भी प्रकरण, जितने भी टॉपिक, जितने भी बिंदु आपने पढ़े, उन सभी बिंदुओं को पढ़ते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूं उन्हीं बिंदुओं से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नोत्तर। साथियों, अब तक अपन थ्योरेटिकल पढ़ कर के आए हैं, आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है। अब अपन पढ़ेंगे इसको अभ्यास करते हुए प्रश्नों के साथ साथ उनके उत्तरों का पूर्ण रूप से विवरण कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों में कौन कौन से विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से एक विकल्प ही क्यों सही होता है, 3 गलत क्यों होते हैं और 3 गलत हैं तो वो क्यों गलत हुए हैं। तो ये साथियों, इन चीज़ को अपन लेकर के आए हैं। इन सारी चीज़ को ध्यान रखते हुए याद रहे, आज जो प्रकरण है हमारा अभ्यास प्रश्नोत्तर है, जिसमें हमने अब तक जो पढ़ा है उन सभी चीज़ों का विवरण होगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपके बात करूंगा, सबसे पहली जो वीडियो बनी थी हमने व्यवहारिक ज्ञान के लिए बनी थी और उसमें हमने वर्णों का विवरण पढ़ा था, व्यंजनों का वर्णन पढ़ा था। इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए पहला आज का जो प्रश्न है वो है वर्णोच्चारण स्थल की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। साथियों, ध्यान रहे, वर्णोच्चारण की दृष्टि से, वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। वर्णोच्चारण, देखिए ध्यान रहे, वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। यह है आपका पहला प्रश्न और इस प्रश्न के विकल्प है नंबर ए। सबसे पहला है कंठ नासिका, बी ऑप्शन है कंठ नासिका के साथ में है आपका अने, बी ऑप्शन है आपका कंठ तालु, जिसका आपके सामने है ए। सी ऑप्शन है आपका दंतोष्ठ और इस दंतोष्ठ में आ रहा है हमारे पास में फ, और डी विकल्प है आपका दंत नासिका और इस दंत नासिका में आता है हमारे पास में अणे। साथियों, अब ध्यान रहे, पहला प्रश्न आपके सामने आया हुआ है। मैंने आपको अभी बताया था कि अब तक अपन डिस्क्रिप्टिव जो पढ़कर गए हैं, अब तक अपन ने उसको पढ़ा था। आज हम इसके से संबंधित ही प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। पहला ऑप्शन है कंठ नासिका, जिसमें आपको दे रखा है अणे। दूसरा है कंठ तालु, जिसमें आपको दे रखा है ए। तीसरा है दंतोष्ठ, जिसमें दे रखा है फ, और चौथा है दंत नासिका, जिसमें दे रखा है ए। यानी कि अब अपन को अणे इनके साथ में, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंठ नासिका। देखिए, कंठ और नाक से उच्चारित होने वाला, ये तो ये कहता है कि कंठ और नाक इन दोनों से उच्चारण, मैं आपको बताता हूं कि कंठ नासिका से उच्चारण होने वाले, अर्थात प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो कंठ और नासिका से ही उच्चारित होता है। तो पहला हमारा प्रश्न था, उस पहले प्रश्न का पहला विकल्प है कंठ नासिका। देखिए ये क्या कह रहा है, बेमेल छांटिए। ध्यान रहे साथियों, आप लोग जल्दबाजी करते हैं क्योंकि आप लोग उस चीज को नहीं ध्यान देते कि वो पूछ क्या रहा है। अर्थात हम लोग इस बेमेल को ध्यान में रखना है कि वो बेमेल पूछ रहा है आपसे बेमेल के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है कंठ नासिका अणे, बिल्कुल सही है, क्योंकि कंठ और नासिका से प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण बोलता है। दूसरा है कंठ तालु। ध्यान रहे, अब हमारे पास में कंठ आ रहा है और तालु आ रहा है।
याद रहे जब हमने स्वर पढ़े थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कंठ और तालु में हमारे पास में ए और आई दो स्वर होते हैं, उनमें से आपके सामने एक आया हुआ है, इसलिए ये है आपका कंठ तालु, तो इसका मतलब ये भी आपका सही है। तीसरा है हमारे पास में दंतोष्ठ, अर्थात दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तो दंतोष्ठ जो वर्ण होता है मैं आपको बता देता हूं कि पै वर्ग जो होता है वो तो होता है आपका ओष्ठ, लेकिन आपको ध्यान रहे मैंने आप लोगों को जो उच्चारण वर्णमाला समझाई थी उस उच्चारण वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि वह वर्ण जो होता है वो दंतोष्ठ होता है। अब देखो साथियों यहाँ फे है, अब यहाँ तो वह है, ये दंतोष्ठ है, लेकिन फे क्यों नहीं आया? इसका मतलब यहाँ वह आना चाहिए, फे ही क्यों आया? तो फे इसलिए आया कि आप लोग याद रखेंगे मैंने आप लोगों को वर्णों का वर्गीकरण करवाया था, तो उसमें आप लोगों को मैंने दंतोष्ठ वर्ण की बात की थी। तो दंतोष्ठ वर्ण आपका कौन कौन सा है? तो दंतोष्ठ में वे और फे की बात की थी। तो याद रहे साथियों आपका वे नहीं आया, ये वे भी नहीं आया, लेकिन आपका फे आया है, इसका मतलब आपका तीसरा भी सही है। अब आता है दंत और नासिका। ये है हमारे पास, देखो यहाँ कंठ नासिका था, यहाँ दंत नासिका, इसका मतलब दंत भी और नासिका भी। तो दंत से तो होता है आपका तय वर्ग और उसमें आते हैं आपका न, ये जो नासिका बनता है, और नासिका जो बनता है जो नाक से है, तो ये दंत नासिका तो न हो गया। इसका मतलब दंत नासिका कौन सा होना चाहिए? न। ये न नहीं आया ऑप्शन में, आहार विकल्प में, तो पहला आपका जो उत्तर होगा, अर्थात ये गलत है, क्योंकि अणे नासिका तो है लेकिन ये दंतोष्ठ नहीं है, क्योंकि ये अणे जो बोलता है ये मूर्धा से बोलता है और मूर्धा की वजह से मूर्धन्य नासिका होना चाहिए। तो बेमेल पहला प्रश्न जो आया वो उत्तर है हमारा डी, अर्थात विकल्प बन गया हमारा डी। ये था हमारा पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का ऑप्शन, पहले प्रश्न के विकल्प, और ये आपका उत्तर मिला और उत्तर होगा हमारा डी, यानी दंत नासिका, यही हमारा बेमेल है। साथियों अब आते हैं हम नंबर 2 पर। पहला प्रश्न हुआ, अब आता है हमारा नंबर 2, और दूसरा नंबर का प्रश्न है कि वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में, वर्णों की, ध्यान से सुनेंगे, वर्णों की मैं लिखूंगा भी आप लोग, लेकिन ध्यान से सुने, पहले सुनिएगा। वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो फिर दोबारा से, जैसे यहां बेमेल आया था ऐसे ही नहीं है साथियों, मैं आपको पहले भी बताया है फिर बता रहा हूं, जितने प्रश्न आते हैं एग्जाम में उसमें एक छोटा सा शब्द जुड़ करके आता है जिसका नाम है नहीं, और यही नहीं जो शब्द होता है यही प्रश्न को उलट देता है, यानी कि जिसकी भाषा को चेंज कर देता है, उसके प्रश्न को ही चेंज कर देता है। हम सोचते हैं हाँ और वहां उत्तर निकल के आता है नहीं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि वर्णों की ध्वनिगत विशेषता, अर्थात पहला प्रश्न था हमारा, और इसके बाद अब दूसरा प्रश्न आता है वर्णों की ध्वनिगत विशेषता, अर्थात वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह है प्रश्न साथियों हमारा नंबर दूसरा। पहला हमने पढ़ा, अब आता है हमारा नंबर 2 कि वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान से सुने क्योंकि प्रश्न फिर नहीं पर डाल रहा है। पहला है ऑप्शन ए ताड़न जात, जिसमें है आपका ड और ढ। दूसरा है हमारा ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, इसमें है हमारा य और र। तीसरा सी ऑप्शन है विवृत
इसमें है हमारा ए और आ, और डी ऑप्शन है हमारा ईसद विवृत, और इसमें दिया है ले और वे। अब आ जाते हैं हाँ कि वर्णों के ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दूसरा प्रश्न है साथियों, अब हम इस प्रश्न पर ध्यान देंगे। आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। अगर हमने प्रश्न को पढ़ लिया ना तो फिर उत्तर आने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जल्दबाजी इतनी करते हैं कि जैसे जो पहले करेगा वही का सिलेक्शन होगा, जबकि आपको ये पता होना चाहिए। आराम से करें, क्वेश्चन कम कर लीजिएगा, प्रश्न कम कर लीजिएगा, लेकिन सही प्रश्न आते हुए को गलत मत कीजिएगा। आपकी जो सबसे बड़ी जो कमी है वो हम यही मानते हैं कि आप लोग जैसे ही प्रश्न पेपर आपके पास आता है आप लोग सबसे पहले प्रश्न करना शुरू कर देते हैं जो आपको दिखाई दिया। लेकिन साथियों पहले आप लोग ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें उसे। अगर आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो निश्चित रूप से आप आते हुए प्रश्न को गलत करेंगे। पहले आप लोग उस प्रश्न को पढ़ें, समझें और फिर विकल्प के ऊपर जाइएगा। अगर आप लोग ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न का हल मिलेगा। देखिए, वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर प्रश्न आ रहा है ये नहीं का, बार बार मैं यही बोल रहा हूं। ताड़न जात, ध्यान दें, मैंने व्यंजनों का वर्गीकरण करवाया था, उसमें मैंने आपको ताड़न जात करवाया था, और मैंने ताड़न जात का मतलब है अर्थात उच्छिप्त। याद रहे, नाम यहाँ ताड़न जात दिया और मैंने दोनों ही आपको करवाए थे, उच्छिप्त व्यंजन भी कराए, ताड़न जात भी करवाया। उच्छिप्त का अर्थ होता है उठाकर फेंका हुआ, ताड़न का मतलब होता है ताड़ना, इसका मतलब फटकारना। और वे कौन से वर्ण हैं जो फटकार से उच्चारित होते हैं या उच्चारण करने पर जो है झटके से वायु बाहर आती है। तो याद रहे साथियों, ड और ढ ये दोनों व्यंजन ऐसे हैं, ये दोनों मूर्धन्य भी हैं, ये आपके उच्छित भी हैं और ये आपके ताड़न जात भी हैं। इसका मतलब ये वाला वर्ण आपका, विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नंबर 2, ये है आपका ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट देखिएगा, ईषत् स्पृष्ट का मतलब क्या है, यहां हमें देखना है ईषत् स्पृष्ट वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो साथियों, ईषत् स्पृष्ट का जो वर्ण होते हैं वो ये, रे, ले और वे होते हैं। हमारे पास में ये और रे आ रहा है, ये भी हमारा विकल्प सही है। इसका मतलब हमारे पास में 2 विकल्प सही हो गए। और 2 विकल्प के बाद में अब आता है हमारा तीसरा, विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। साथियों, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। इसका मतलब जितने भी स्वर आते हैं वो सारे के सारे हमारे विवृत होते हैं। इसका मतलब तीसरा भी हमारा विकल्प सही है। अब आते हैं हम चौथे पर, ईषद विवृत। अब देखिए, थोड़ा खुला हुआ, देखिए यहां पर विवृत था खुला हुआ, यहां पर है थोड़ा खुला हुआ। इसका मतलब यहां पर जो हमारे पास आया है ये ले और वे। साथियों याद रहे, ईषद विवृत वर्ण होते हैं श, श, श और है। ये दोनों वर्ण जो होते हैं ये आपके होते हैं अर्थात ये ईषद विवृत। तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, अर्थात ये कह रहा है वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहां है आपके, और जबकि इसमें ऑप्शन आया है ले और वे, और ये दोनों क्या हैं, ईषत् स्पृष्ट है, इसलिए हमारा उत्तर होगा डी। तो ये था हमारा नंबर तीसरा, अर्थात वर्णों के उच्चारण में संदर्भ में सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है, ये है उत्तर हमारा नंबर 3। ये था हमारा 2। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 प्रश्न क्या है, यानी कि आपका तीसरा प्रश्न है कि डे ढे ध्वनि नहीं आती है। प्रश्न है डे और ढे यानी कि आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। नंबर तीसरा वर्ण आ रहा है आपके, ध्यान रहे, नंबर तीसरा है डे और ढे ध्वनियां नहीं आती हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ध्वनियां नहीं आती हैं, अर्थात डे ढे, अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन डे ढे की बात कर रहे, उत्क्षिप्त व्यंजन है आपके, डे ढे ध्वनियां नहीं आती है। फिर देख लीजिएगा वही प्रश्न सामने आ रहा है आपके,
नहीं आती है। यानी कि अब तक आया हमारा 3 प्रश्न हमने किए हैं और तीनों के तीनों प्रश्न आपके नहीं से पूछे गए हैं। बार बार मैं यही कहूँगा आपसे, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ेंगे और तो निश्चित रूप से आपका विकल्प सही होगा। अगर आपने प्रश्न को गलत पढ़ लिया तो निश्चित आपका उत्तर भी गलत होगा। तो अब देखिए हम तीसरे का पहला विकल्प है, यानी कि शब्द के पहले नंबर बी। पहला ऑप्शन था सबसे पहले, अब आता है शब्द के बीच में। शब्द के बीच में नंबर 3, अर्थात तीसरा आता है आपका शब्द के अंत में। शब्द के अंत में। और नंबर डी आता है आपका विकल्प 2 व 3 दोनों। विकल्प 2 या 3 दोनों। ये है आप लोगों का तीसरा प्रश्न। पहला हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं। डैड है ध्वनि नहीं आती है, अर्थात आप लोग को वही नहीं के ऊपर जाना है। अब आप लोग याद कीजिएगा, मैंने आप लोगों को जब स्वर कराए थे, जब व्यंजन कराए थे, तो मैंने डैड है का प्रयोग करना, अर्थात डे और डे का बताया था कि कौन कौन सी कंडीशन है जब डैड है के नीचे बिंदु नहीं आता है। वही प्रश्न पूछा है इसने, डैड है ध्वनियाँ नहीं आती हैं। प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल बनाया है और सामने आपके दिया हुआ है। अब आप लोग देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया नंबर 1 कि डे और ढे अगर शब्द के आरंभ में हो, याद रखना, डे और ढे शब्द के आरंभ में हो तो नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे हमने डमरू लिखा, जैसे हमने ढाल लिखा, हम कभी भी इनके नीचे बिंदु नहीं लगाते हैं। तो अगर आपने गलती से इनके नीचे बिंदु लगा दिया तो याद रहे आपका गलत हो जाएगा, पहला। दूसरा मैंने नियम बताया था आप लोग को कि यदि शब्द अंग्रेजी का हो, यानी कि जब अगर आपके पास में शब्द अंग्रेजी का यदि आता है तो याद रखना उसके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे ये रेडियो है, ये सड़क, ये रेडियो है, ये रोड है, ये बोर्ड है। अगर हम इस तीनों शब्दों के नीचे अगर बिंदु लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा अंग्रेजी का शब्द आता है तो नीचे बिंदु नहीं आएगा। नंबर तीसरा हमने बताया कि यदि डे और ढे से पहले इसी वर्ग का आधा वर्ण या अनुस्वार हो तो भी हम नीचे बिंदु नहीं लाएंगे। अर्थात हमारा तीसरा प्रश्न भी यही कह रहा है कि यदि हमने डैढ से पहले अगर इसी वर्ग का कोई आधा वर्ण आता है या अनुस्वार आता है तो भी हम इसको नहीं कर पाएंगे। अर्थात जैसे हमने कहा ये पंडित जी हैं, अगर आपने इस पंडित के आगे बिंदी लगा दी, नीचे बिंदी लगा दी, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो इससे पहले अनुस्वार आ रहा है। अगर हम कहें अड्डा, अगर आपने गलती से लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अड्डा के पहले डे से पहले इसी वर्ग का आधा वर्ण आ रहा है। तो ये 3 कंडीशन आप लोगों को मैं बता चुका हूं और इन तीनों के आधार पर हम उत्तर लेंगे। अर्थात अब हमारे पास प्रश्न आता है, इसका विकल्प का उत्तर आता है कि और बाकी जो कंडीशन होते हैं उन सब के नीचे लगाएंगे। तो डैड है ध्वनियां नहीं आती शब्द के पहले, शब्द के बीच में बिल्कुल आती है, शब्द के पहले नहीं आती। अगर डैड है अगर शब्द से पहले आ जाए, जैसे डमरू और ढाल है, अगर आपने इन दोनों के नीचे बिंदु लगा दी तो गलत हो जाएगा। शब्द के अंत में आती है, विकल्प 2 या 3 दोनों होते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है नहीं। आप लोगों को कंफ्यूज किया है इसने। यहाँ पर आप लोग को ये बताना है कि कौन सी डैड है ध्वनियां नहीं आती, क्योंकि शब्द के पहले यदि आती हैं तो उसके नीचे बिंदु नहीं आता है। तो इसका पहला उत्तर हो गया, अर्थात शब्द के पहले। ये था हमारा नंबर तीसरा। अब आते हैं हम नंबर 4 पर।
अर्थात नंबर 4 कौन सा है, उस नंबर 4 के बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस तरीके से विस्तार पूर्वक वर्णन के आधार पर मैं समझता हूं कि अब तक हमने आप लोगों को जो डेस्क्रिप्टिव पढ़ाया है शायद समझ में आ गया होगा, और आज जो प्रश्नोत्तर चल रहे हैं ये भी मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न अपन लेते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए साथियों, फिर वही प्रश्न आ चुका है हमारे पास में, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है हमारा ड, ये वही ड वाला है जिसमें हम कह रहे हैं यह है आपका उत्क्षिप्त, ड जो आ रहा है उत्क्षिप्त व्यंजन है। बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन में आता है से संघर्षी व्यंजन है, से संघर्षी व्यंजन है। नंबर सी, अर्थात आपका नंबर सी है, और सी में आया है कि द स्पर्श व्यंजन है, द स्पर्श व्यंजन है। और नंबर चौथा आता है हमारा, अर्थात रे पार्श्विक है, रे वर्ण है, पार्श्विक है। ये हैं आप लोग के 4 विकल्प। अब चौथा प्रश्न आया है आपके सामने, इसका भी हम विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। पहला, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ड उत्क्षिप्त व्यंजन है, से संघर्षी व्यंजन है, द स्पर्श व्यंजन है, और रे पार्श्विक व्यंजन है। अब हम बात करते हैं, इसी चौथे प्रश्न की चर्चा करेंगे। सबसे पहले वही प्रश्न असत्य है। देखिए, सत्य असत्य नहीं, बेमेल, ये सारे प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, और इन ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए ही हमें इस पूरे के पूरे जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था उस प्रश्नोत्तरी के आधार पर हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो पहला, ड उत्क्षिप्त। देखिए, उत्क्षिप्त किसे कहते हैं? पहले तो ये पढ़ना, अभी अभी 2-3 बार आ चुका है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब होता है उठाकर फेंका हुआ, और उत्क्षिप्त व्यंजन या कहें हम ताड़न जात, उत्क्षिप्त का मतलब होता है उठाकर फेंका हुआ या ताड़न जात। और ड और ढ, अभी अभी हमने कहा था कि ये ड और ढ दोनों ही व्यंजन उत्क्षिप्त हैं या ताड़न जात हैं। अब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। असत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य है, अर्थात ड जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम बी पर, से संघर्षी है। याद करिएगा, मैंने व्यंजनों का जब वर्गीकरण करवाया था तो उस समय आप लोगों को मैंने स्पर्शी, संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, प्रकंपित, अर्धस्वर, ये सब करवाए थे। तो याद रहे, नंबर दूसरा है, तो दूसरा है हमारा संघर्षी, यानी कि जिन व्यंजनों में संघर्ष होता है। और मैंने आपको लिखाया है कि जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं, यानी श, श, श और है, श, श, श और है, ये चारों के चारों व्यंजन आपके संघर्षी हैं। इसका मतलब ये भी आपका सही है, 2 हो गए। तीसरा, द स्पर्शी व्यंजन है। इसका मतलब द कैसा है? बिल्कुल स्पर्शी है, क्योंकि कै से लेकर मैं तक जितने भी व्यंजन आते हैं ये टोटल आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इसका मतलब द स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि ये आपका चौथा वर्ग का है। तय वर्ग में जितने भी आते हैं त, थ, द, ध, न, ये सारे के सारे स्पर्शी हैं। तो कैसे लेकर मैं तक व्यंजन जो है ये भी टोटल आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब आते हैं हम चौथे पर, ये भी हमारा सही हो गया। रे पार्श्विक है। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दें, पार्श्विक का मतलब क्या है। मैं आपको थ्योरेटिकल जब पढ़ाया था तो विवरण पूर्वक बताया था, पार्श्विक का अर्थ होता है बगल का, पार्श्विक का अर्थ होता है बगल का, और मात्र एक ध्वनि है
जिसका नाम है लय, ये पार्श्विक कहलाती है और ये ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब रे आया हुआ है, ये असत्य कथन पूछ रहा है, तो रे जो आया है ये आपका पार्श्विक नहीं है, ये आपका है प्रकंपित, अर्थात हम कह सकते हैं लुंठित। तो ये उत्तर आपका सही होगा, अर्थात असत्य कथन है वो है आपका डी, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ये था आपका नंबर 4। 4 प्रश्न आप लोगों के पास में पहुंच चुके हैं। अब आते हैं हम लोग नंबर 5 पर। डे का उच्चारण स्थान, फिर वही आ रहा है हमारे 5वां प्रश्न में। ये ढ है, ढ का सही उच्चारण स्थान है, यानी कि इस ढक्कन का सही उच्चारण क्या, रीट में आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास में तालु, तीसरा ऑप्शन है आपका जो है दंत, और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो है मूर्धा। अर्थात आप लोगों के पास में ये मूर्धा जो आया हुआ है, पहला ऑप्शन था हमारा कंठ, दूसरा तालु, दंत और मूर्धा। अब हम समझेंगे ये ढक्कन फिर दोबारा से मूल घूम कर आ रहा है। अब से पहले जो आया तब तो ये उच्छिप्त में आया, एक बार आया तो ये ताड़न जात में आ गया, और अब तीसरा प्रश्न रीट में आया हुआ प्रश्न है, ये तीसरी बार आ चुका है, सही उच्चारण स्थान है। ध्यान दें, सबसे पहला कंठ दे रखा है। याद रहे कंठ व्यंजन वो कहलाते हैं जिनमें अर्थात कै वर्ग होगा, कै वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं ये टोटल कंठ से उच्चारित होते हैं। इसका मतलब ये आपका सही नहीं है। दूसरा है हमारा तालु, ये तालु व्यंजन वो होते हैं जो तालु से उच्चारित होते हैं, इसमें जो आता है वो च वर्ग होता है, अर्थात ये भी आपका सही नहीं है। तीसरा है हमारे पास में दंत, याद रहे दंत में जो होता है वो तय वर्ग होता है, और तय वर्ग में ये ड ढक्कन नहीं आता है, इसलिए हमारा यह तीसरा भी गलत हो गया। अब होता है हमारा चौथा, नंबर 4 मूर्धा दे रखा है। इसका मतलब है जितने भी तय वर्ग के वर्ण होते हैं ये सब मूर्धन्य होते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा हो गया डी। ये है आप लोग का नंबर 4, अर्थात नंबर 5 है। ये 5 नंबर का आपका ढक्कन का था, सही उच्चारण स्थान होगा कंठ नहीं हो सकता, तालु नहीं हो सकता, दंत नहीं हो सकता, और राइट आंसर होता है मूर्धा। राइट आंसर है मूर्धा। ये थे आप लोगों के 5। अब आते हैं हम नंबर 6 पर। नंबर 6 प्रश्न क्या कहता है, अब आप लोगों से ध्यान रहे ये जो प्रश्न चल रहे हैं ये प्रश्नोत्तरी में भी काम आएंगे आप लोगों के, और ये जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये कहीं एच टेट में आया हुआ है, कहीं आर टेट में आया है, कहीं यूपी टेट में आया है, कहीं बिहार टेट में आया हुआ, हमारे राजस्थान टेट में भी आया हुआ है, इसलिए ध्यान से आप लोगों को इन प्रश्नों को पढ़ना होगा। अब आते हैं नंबर 6 पर। ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे। ए स्वर का उच्चारण क्या है? नंबर 1 मूर्धा, नंबर बी दूसरा विकल्प है आपका कंठ, तीसरा विकल्प है तालु, और चौथा विकल्प आ जाता है हमारा ओष्ठ। यह है हमारा छठा प्रश्न, और छठे प्रश्न के साथ में अब अपन देख रहे हैं कि ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। साथियों याद करिएगा आप लोगों को, जब मैंने पूरे वर्णमाला की एक सारणी बनवाई थी, उस पूरे वर्णमाला की सारणी में मैंने टोटल स्वर भी और व्यंजन भी टोटल को आपको बताया था कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है और कौन सा उच्चारण है, और उसके बाद उनका नाम क्या दिया गया है। अब सबसे पहले मूर्धा, देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ये सारे प्रश्न यूट्यूब आए हुए हैं, रीट में आया हुआ है, एचटेट में आए हुए हैं। तो पहला मूर्धा, मूर्धा क्या कहता है? मूर्धा व्यंजन वो कहलाते हैं, अर्थात वो स्वर होते हैं जो ऋषि होता है। इसका मतलब यहां पूछ क्या रहा है? ए, कंठ, तालु, ओष्ठ। अब देखिए तालु कौन से हैं? ई और ई। ओष्ठ कौन से हैं आपके? ऊ और ऊ।
याद रहे। अब हमारे पास में देखो, मूर्धा हमारा रेडिसी होता है, तालु हमारा ई होता है, ओष्ठ हमारा ऊ होता है, लेकिन जो कंठ होता है इसमें हम ए और आ को लेते हैं। अब जब हमारा प्रश्न क्या है कि ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए स्वर का उच्चारण स्थान होगा हमारा, क्यों मूर्धा नहीं हो सकता क्योंकि रेरिसी आता है, तालु नहीं हो सकता क्योंकि ई आता है, ओष्ठ नहीं हो सकता इसका मतलब ऊ आता है, और राइट आंसर है हमारा बी, अर्थात कंठ से बोलने वाला वर्ण है ए, आ, के वर्ग है और विसर्ग। नेक्स्ट, अब आते हैं नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कंठ तालव स्वर कौन से हैं? नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? ये है अब हमारे पास में अगला प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कंठ तालव पूछा गया है। देखिए ऊपर हमने देख रहे हैं आप, कंठ पूछा है, ओनली ये जो है वो कंठ से उच्चारित होता है, ये है ए और आ। अब है कंठ और तालव, यानी कि उसने दो एक साथ जोड़ दिए हैं, कंठ भी है और तालु भी है। विकल्प में आते हैं हम नंबर ए और आई, विकल्प नंबर 2 ए और ओ, विकल्प नंबर 3 आपका ए और ऊ, और विकल्प नंबर 4 ओ और ऊ। साथियों अब हमारा प्रश्न नंबर 7वां आ रहा है, और 7वां प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि बताइएगा इनमें से कौन सा विकल्प है, यानी कि कंठ और तालव में कौन सा विकल्प आता है। ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कंठ और तालव की, यानी कंठ भी होगा और तालव भी होगा। याद रहे, मैं यहां से लेता हूं पहले, ओ वर्ण है, ये आपका कंठ प्लस ओष्ठ है। ओ वर्ण है, ये आपका कंठ प्लस ओष्ठ है। ऊ है, खाली ओष्ठ है। ए आपका तालु है, ऊ आपका, यानी ये जो आता है ये आपका कंठ और तालु है, और ये आपका सिर्फ खाली ओष्ठ है। ये आपका कंठ तालु है, ये आपका ओष्ठ है, सॉरी कंठोष्ठ है। और अब आते हैं हम नंबर इस पर, तो याद रहे ये आपका कंठ और तालु है। अब देखेंगे हम इनका विवरण किस तरीके से। तो पहला प्रश्न का जो अपना जो उत्तर था, निम्नलिखित में से कंठ और तालु पूछा है, यानी कि दोनों वर्ण कंठ भी और तालु भी होने चाहिए। हमने यहां से दिया, ओ क्या था हमारा कंठोष्ठ था, ऊ हमारा ओष्ठ था। ए हमारा कंठ तालु है, ऊ हमारा ओष्ठ है। ए हमारा कंठ तालु है, ओ हमारा कंठ ओष्ठ है। इसका मतलब हमारे ये 3 विकल्प तो मिल नहीं रहे, इसमें एक एक तो मिल रहा है, यानी जैसे ये मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है, लेकिन हमारा दूसरा भी आना चाहिए तभी तो मेल खाएगा। अगर हमने दूसरा नहीं लिया, कंठ तालु कह रहा है ये, तो अगर हमने दूसरा नहीं लिया तो हमारा उत्तर नहीं होगा। इसलिए अब हमारा राइट आंसर होता है ए और आई, क्योंकि ये दोनों वर्ण जो हैं कंठ और तालु से ही उच्चारित होते हैं। तो ये था हमारे पास में क्या नंबर, 7 नंबर, अर्थात ये था 7 नंबर का, 6 हो गया, 7 हो गया। अब आते हैं हम नंबर 8 पर। 8 नंबर प्रश्न कहता है आपसे कि इनमें से अल्प प्राण, तालव, नासिका, सघोष व्यंजन है। देखिए प्रश्न क्या कर दिया, कितना घुमा दिया, प्रश्न घुमाया है इसने थोड़ा सा, इसमें एक की जगह 3-3 चीज डाल दी आपको। आप जब इसको पढ़ेंगे तो 3-3 4-4 चीज डाली हैं। सबसे पहले ये कह रहा है इनमें से अल्प प्राण, तालव्य, ध्यान से आप लोग इन चीजों को पढ़ेंगे, नासिक्य, और इसके साथ साथ उसने पूछ लिया सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। पहला प्रश्न दिया इन्होंने, इनमें से अल्प प्राण,
तालव्य नासिक सघोष व्यंजन है। देखिए यहां सीधा पूछा है, लेकिन अब देखो इसने विकल्प लिया है ए अणे, दूसरा विकल्प है आप लोगों का णे, तीसरा विकल्प दे दिया इसने ये, और चौथा विकल्प रख दिया इन्होंने उ। चलिए ये था आपका। अब हमें क्या करना है ये देखना है। न, सॉरी यहाँ न है, ये न है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ ये देखना है। देखो कितनी चीज पूछ ली एक ही प्रश्न में, ये चार चीज आप लोग को याद आएंगी तभी जाकर इस प्रश्न का हल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। सबसे पहला पूछा है अल्प प्राण, तालव्य, नासिक्य और सघोष व्यंजन। ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहला मैं अल्प प्राण की बात करूंगा। अल्प प्राण वो कहलाते हैं, आपको मैंने प्रयत्न के आधार पर पढ़ाया था और उसमें बताया गया था कि अल्प प्राण जिसमें कम समय लगे, अर्थात पहला, तीसरा, पांचवा और सभी स्वर, ये हो गए अल्प प्राण। दूसरा हमने लिखा है तालव्य। अब तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, उन तालव्य व्यंजनों को अपन को ध्यान रखना है। अर्थात तालु जो बनते हैं 6 वर्ग होता है, 6 वर्ग होता है, उसमें तालव्य होता है और उसके बाद में ये और से भी आता है। इसके बाद आता है हमारा नासिक्य। नासिक्य नाक से उच्चारित होता है, इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का अणे, यम, णे, ने और में होगा। और उसके बाद में आपके सामने है सघोष। ये सघोष है। सघोष व्यंजन कौन से हैं? अब सघोष मैंने आपको बताए थे प्रयत्न में ही, अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले और वे है और सभी स्वर, ये है इन सभी का वर्णन। अर्थात अब आप लोगों को इनमें से देखना है कि कौन सा इसमें सही है। देखो अल्प प्राण सभी स्वर आते हैं, ये आप लोगों का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा है। इसका मतलब अणे आपका टे वर्ग का पांचवा वर्ण है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा ये कह रहा है तालव्य है, अर्थात तालव्य कौन से होते हैं, जिसमें हमारा च वर्ग होगा और ये और से होगा, ये नहीं है, इसलिए ये हमारा नहीं बन रहा। इसके बाद में नासिक के कह रहा है, नासिक बिल्कुल सही है, यानी कि आपका नासिक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है। ये पहला वर्ण खत्म हो गया, यानी कि आपका तालव्य नहीं है। पांचवा वर्ण आ रहा है, बिल्कुल सही है, पांचवा वर्ण आ रहा है, ये नासिक के कहलाएगा। और इसके बाद कह रहा है वो सघोष, तो सघोष में आता है पांचवा वर्ण, बिल्कुल आपका पांचवा वर्ण है, लेकिन ये तालव्य नहीं है, इसलिए ये उत्तर आपका गलत हो गया। अब आते हैं नंबर 2 पर, अणे। देखिए अल्प प्राण बिल्कुल है, लेकिन तालव्य नहीं है, क्योंकि तालव्य तो च वर्ग में आएगा, अर्थात च वर्ग वाला ही वर्ण होगा, वो ही आपका सही होगा। यहां पर पांचवा आ रहा है, बिल्कुल सही है, पांचवा भी है। और सघोष अर्थात पांचवा वर्ण बिल्कुल सही है, सघोष भी आपका है। तो यहां पर आप लोग का तालव्य है, ये नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी आपका उत्तर नहीं है। अब आते हैं हम जिस पर, मैं डी पर आ रहा हूं, यानी कि सी पर आएंगे, फिर उसके बाद में डी पर आऊंगा मैं, उस पर डी पर पहले और उसके बाद में सी पर। तो पहला आ रहा है हमारा सघोष, इसका मतलब न, बिल्कुल न पांचवा वर्ण है आपका, तालव्य नहीं है, ये दंत है, तालव्य नहीं, ये दंत है, इसलिए ये भी आपका गलत है। अब आते हैं हम नंबर नासिक यानी कि तीसरा विकल्प पर, और तीसरे के बाद में ये चलता है, अर्थात ये वाला वर्ण हमारा बिल्कुल पांचवा है, ये वाला वर्ण हमारा तालव्य है, ये वाला वर्ण हमारा सघोष भी है और अल्पप्राण भी है। तो उत्तर हमारा कौन सा हो गया, सी हो गया। और सी के बाद में उत्तर हमारा ये था हमारा ये, क्योंकि ये जो है पांचवें में आता है, अल्पप्राण कहलाएगा। तालव्य में आता है क्योंकि च वर्ग का पांचवा है, इसलिए बिल्कुल सही है, नाक से भी उच्चारित होता है, और सघोष भी है। तो ये था आपके प्रश्न नंबर आपका 8 प्रश्नों के बाद अब नेक्स्ट अगर आप लोग को प्रश्न
और आपको करने हैं तो याद रहे साथियों, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है अगर और अच्छे से अच्छे प्रश्नोत्तर करने थे। धन्यवाद।